हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 2 एंड 3 के कंप्यूटर के बेस्ट 40 क्वेश्चंस पर। ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो कि 24/9/2022 यानी 24 सितंबर 2022 के एग्जाम में पूछे गए। ये क्वेश्चंस कौन से थे, कैसा था इनका लेवल, कैंडिडेट के अकॉर्डिंग पेपर का लेवल टफ था, मुझे मॉडरेट लगा, आपको पेपर का लेवल कैसा लगा, इस सेशन को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और 40 में से आप कितना स्कोर कर पाए ये भी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ये 40 क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे गए। सेशन को शुरू करने से पहले, क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले ये भी आपको बता दें कि वो कैंडिडेट्स जो कंप्यूटर को एक बार बढ़िया तरीके से पढ़ना चाहते हैं, वो कैंडिडेट्स जो ये चाहते हैं कि कंप्यूटर में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करें, 40 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन तक सही कर ले जाएं, अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो इस पार्टिकुलर कोर्स से आप ज्वाइन कर सकते हैं। कितना भी टफ पेपर क्यों ना आए, ये कोर्स वादा करता है कि आप 35 प्लस स्कोर तो जरूर करेंगे, ये डैम श्योर है। क्या इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद, क्या इस कंप्यूटर कोर्स को ज्वाइन करने के बाद कोई दूसरी वीडियो या पीडीएफ या बुक को देखने की रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल भी नहीं। ये कोर्स अपने में सफिशिएंट है। इसी कोर्स में आपको जो वीडियोस दी गई हैं उन वीडियोस को आपको देखना है, जो पीडीएफ दी गई है उसकी मदद से आपको रिवाइज करना है, जो मॉक टेस्ट दिए गए हैं उसकी मदद से आपको अपना एनालिसिस करना है। दैट्स इट। यानी यहां पर आपको कॉन्सेप्ट, एमसीक्यूज, पीडीएफ और मॉक टेस्ट सब मिलेगा। टोटल वीडियो 65 प्लस आवर्स, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज एमसीक्यू, लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ फाइल्स, मॉक टेस्ट, बेसिक टू हाई लेवल, और वैलिडिटी रहेगी 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे उस दिन से लेकर 12 महीने की वैलिडिटी के साथ ये आपको मिल जाएगा। सर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स से? अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या आईओएस स्टोर की मदद से, और फिर आप एक्सेस कर पाएंगे इस बढ़िया से कोर्स को। अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं आप हमसे, तो दिए गए व्हाट्सएप पर भी आप हमें पिन करिएगा, मैसेज करिएगा, हम आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर करेंगे और आप अपने डाउट को जरूर रिजॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर है? तो चलिए आज के सेशन में बात करते हैं 40 क्वेश्चंस की जो एग्जाम में पूछे गए। प्रीवियस वाले सेशन में क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था और इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताया। क्या था ये क्वेश्चन? व्हाट इज द टर्म फॉर malware that is designed to steal cryptocurrency from a user's wallet? उपयोगकर्ता के वॉलेट से क्रिप्टो करेंसी चोरी करने के लिए डिजाइन किए गए मेलवेयर को क्या कहते हैं? इसके लिए जो शब्द है वो क्या है? क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन, इनको भी हाईजैक कर लिया जाता है, इनको भी स्टील कर लिया जाता है, इनको भी चुरा लिया जाता है, और इसके लिए जो टर्म है वो है क्रिप्टो जैकिंग। दैट इज क्रिप्टो की हाईजैक करना, क्रिप्टो करेंसी को हाईजैक कर लेना मतलब स्टील कर लेना, दैट इज कॉल्ड क्रिप्टो जैकिंग। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया। When you shut down the window operating system computer, it automatically clears the content of। जब आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को बंद करते हैं तो यह स्वचालित रूप से किस सामग्री को साफ करता है? कंप्यूटर को बंद करने पर कहां पर रखा हुआ डेटा लॉस हो जाता है? तो इसके लिए हमें यह समझना होगा कि जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, जब हम कंप्यूटर को बूट करते हैं, तब उस प्रोसेस के दौरान क्या होता है। तो हम जानते हैं कि बूटिंग के समय रैंडम एक्सेस मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को लोड किया जाता है। फिर से बूटिंग करते समय ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को रैम में लोड किया जाता है और इसी को बूटिंग बोला जाता है। जब हम अपने कंप्यूटर को बंद कर देते हैं, शट डाउन कर देते हैं, तो रैम में रखी गई वही ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स डिलीट हो जाती हैं।
क्या हो जाती हैं, डिलीट हो जाती हैं, क्योंकि रैंडम एक्सेस मेमोरी एक टेम्परेरी मेमोरी है और यहां पे कोई भी फाइल परमानेंट नहीं रह सकती। तो आंसर क्या होगा, रैम में रखा हुआ डेटा लॉस हो जाता है। नेक्स्ट, a dash is an input device that can sense hand drawn marks such as a small circle or rectangle made on pre-printed format। डैश एक इनपुट डिवाइस है जो हाथ से खींचे गए निशान जैसे छोटे वृत्त या पूर्व मुद्रित प्रारूप पर बने आयतों को समझ सकता है। हम जानते हैं ऑफलाइन एग्जाम्स के केस में हमें एक शीट मिला करती थी, जिस शीट में हम सर्किल को क्या करते थे, डार्क करते थे, और उन सर्किल्स को रीड करने के लिए, उस पेपर को रीड करने के लिए जिस इनपुट डिवाइस का यूज होता है वो है OMR शीट, या उस रीडर को बोलते हैं OMR रीडर। सो द करेक्ट आंसर इज OMR। नेक्स्ट, बाय डिफॉल्ट नंबर्स अलाइंड इन MS एक्सेल। कई बार इस क्वेश्चन को हम आपको करवा चुके हैं। MS एक्सेल में डिफॉल्ट संख्या संरेखण क्या है? एक्सेल में नंबर्स बाय डिफॉल्ट किस तरफ होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा नंबर्स राइट साइड में होते हैं तो राइट अलाइन होगा, जबकि जो टेक्स्ट होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। तो याद रखिएगा, एक्सेल में नंबर्स राइट साइड में होते हैं जबकि टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड में होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, which function keys display the print preview window in MS Word 2016? MS Word 2016 में कौन सी फंक्शन कुंजियां प्रिंट प्रीव्यू विंडो प्रदर्शित करती हैं? Alt F2, Control F2, Shift F2, Alt Control F2 या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा प्रिंट प्रीव्यू के लिए Control प्लस F2। अगर हमें प्रिंट का प्रीव्यू देखना है कि जिस फाइल में हमने कंटेंट लिखा वो फाइल प्रिंट करने से पहले कैसे दिखेगी, इसका प्रीव्यू देखने के लिए कंट्रोल प्लस F2 की का यूज करते हैं। नेक्स्ट, द डैश मॉनिटर यूजर एक्टिविटी ऑन द इंटरनेट एंड ट्रांसमिट दैट इंफॉर्मेशन इन द बैकग्राउंड टू समवन एल्स। डैश इंटरनेट पर उपयोगकर्ता गतिविधि पर नजर रखता है और उस जानकारी को पृष्ठभूमि में किसी और को प्रसारित करता है। तो मुझे आप ये बताइए, इंटरनेट पर जो मॉनिटर करता है उसे क्या बोलते हैं, जो निगरानी रखता है उसको क्या बोलते हैं? तो निगरानी को इंग्लिश में स्पाई भी कहते हैं, जासूसी भी कहते हैं, और मॉनिटर करना भी एक तरीके से जासूसी है। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा, स्पाईवेयर होगा। सो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, दैट इज स्पाईवेयर। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा मैलवेयर है जो देखने में बड़ा शरीफ लगता है लेकिन होता नहीं, दैट प्रिटेंड टू बी यूजफुल बट एक्चुअली नॉट। मैलवेयर क्या है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। वायरस क्या है? जो अपनी कई सारी कॉपीज बनाता है, जो रेप्लिकेट करता है, वो वायरस है। वॉर्म क्या है? जो सेल्फ रेप्लिकेट करता है, वो वॉर्म है। राइट वंस रीड मैनी। नेक्स्ट, if search engine scan the site and gets all information about the site including the URL, it is called as। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो अक्सर रिपीट हो जाता है एग्जाम में, हर बार इस क्वेश्चन को देखा गया एग्जाम में। यदि सर्च इंजन साइट को स्कैन करता है और URL सहित साइट के बारे में सभी जानकारी प्राप्त करता है तो इसे क्या कहा जाता है? सॉर्ट, क्रॉल, इंडेक्स, रैंक या ऑल ऑफ दीज? जब भी आप गूगल पर कुछ भी सर्च करते हैं और जब कोई इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाती है तो आप क्या बोलते हैं? ये क्रॉल होके आ गई। ये काम किसका होता है? क्रॉलर्स का होता है, आपके सामने इंफॉर्मेशन को ढूंढ के लाना। तो आंसर यहां पर क्या होगा? दिस इज कॉल्ड क्रॉल, CRAWL। नेक्स्ट, द फर्स्ट सेल इन एक्सेल वर्कशीट इज लेबल्ड एज। बहुत आसान क्वेश्चन।
एक्सेल वर्कशीट में प्रथम सेल को किस रूप से लेबल किया जाता है? A1, AA, AO या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा A1। एक्सेल वर्कशीट में जो पहली सेल होती है वो क्या होती है? A1 होती है ना, जैसे कि आपको यहां पर दिखाया भी हुआ है। जो पहली सेल है, जैसे ही उस पर आपने क्लिक किया तो नेम बॉक्स में आपको दिख गया A1 लिखा हुआ, तो दैट इज कॉल्ड A1। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, इन डैश सिस्टम अ यूनिक पासवर्ड इज रिक्वायर्ड एवरी टाइम अ यूजर ट्राइज टू लॉग इन इनटू द सिस्टम। डैश प्रणाली में एक उपयोगकर्ता द्वारा सिस्टम में लॉगिन करने का प्रयास करने पर हर बार एक अद्वितीय पासवर्ड की आवश्यकता होती है। इस यूनिक पासवर्ड को क्या बोलते हैं? जितनी बार आप लॉगिन करते हैं उतनी बार एक नया पासवर्ड आता है और इस तरीके के पासवर्ड को ओटीपी कहा जाता है, वन टाइम पासवर्ड। सो द करेक्ट आंसर इज ओटीपी गाइस। One time password is the correct answer. Next, it is a free, open source and widely used by large community to create presentation. कितना प्यारा और लाजवाब क्वेश्चन। यह एक स्वतंत्र खुला स्रोत है और बड़े समुदाय द्वारा प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसे क्या बोलते हैं? फ्री है, ओपन सोर्स है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज करते हैं। क्या MS पावर पॉइंट होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पावर पॉइंट फ्री नहीं है, ओपन सोर्स नहीं है। फ्री है इम्प्रेस। सो द करेक्ट आंसर इज लिब्रा ऑफिस सॉफ्टवेयर में यूज होने वाला दैट इज इम्प्रेस, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, विच इज ओपन सोर्स और ज्यादा यूज भी किया जाता है, क्योंकि फ्री चीज का इस्तेमाल ज्यादा होता है ना। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इम्प्रेस। विच ऑफ द बिलो इज एन इनपुट पेरिफेरल डिवाइस? निम्न में से कौन सा एक इनपुट पेरिफेरल डिवाइस है? पेरिफेरल का मतलब जो कंप्यूटर के साथ में डिवाइसेस लगी होती हैं उनको पेरिफेरल बोलते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, वेबकैम। इन सभी को पेरिफेरल डिवाइस की कैटेगरी में रखते हैं। तो आप मुझे बताइए इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी है? प्रिंटर आउटपुट है, स्कैनर इनपुट है, प्रोजेक्टर आउटपुट है, स्पीकर आउटपुट है। तो आंसर क्या होगा? स्कैनर इज द राइट वन, विच इज एन इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट, modem is a very popular computer peripheral is categorized as dash device। modem एक बहुत ही लोकप्रिय कंप्यूटर पेरिफेरल है जिसे डैश डिवाइस के रूप में क्लासीफाई यानी वर्गीकृत किया गया है। तो मॉडम यानी मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, ये नेटवर्क में यूज होने वाली डिवाइस है। ये कैसी है? इनपुट आउटपुट स्टोरेज या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा ये इनपुट और आउटपुट दोनों काम करती है। ये इनपुट भी जनरेट करती है और आउटपुट भी जनरेट करती है। सो इट मींस द आंसर इज इनपुट आउटपुट डिवाइस दैट इज कॉल्ड मॉडम, ट्रीटेड एज अ नेटवर्किंग डिवाइस। टेलीफोन लाइंस कनेक्शन में इसका जबरदस्त तरीके से यूज किया जाता था। तो कहां पर इसका यूज किया जाता था? टेलीफोन लाइंस कनेक्शन के केस में। नेक्स्ट, if your computer is attacked by a virus then it can do all the below damages except। यदि आपके कंप्यूटर पर वायरस द्वारा हमला किया जाता है तो यह निम्नलिखित को छोड़कर सभी नुकसान करता है। डैमेज और डिलीटेड फाइल्स, क्या ये फाइल्स को नुकसान पहुंचाता है? डेटा को लॉस कर देता है, स्लो कर देता है कंप्यूटर को, डैमेज करता है इनपुट आउटपुट डिवाइस को, या नन ऑफ दीज? क्या होगा आंसर? तो हम जानते हैं कि वायरस कभी भी हार्डवेयर को नुकसान नहीं पहुंचाता। वायरस कभी भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को नुकसान नहीं पहुंचाता ज्यादातर केस में। सो द करेक्ट आंसर इज इफ योर कंप्यूटर इज अटैक्ड बाय अ वायरस then it can do all of these except damage the input output device। फाइल्स को नुकसान पहुंचाएगा, डेटा को लॉस भी करेगा, कंप्यूटर को भी स्लो करेगा,
लेकिन माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। नेक्स्ट, इन MS Word 2016 which shortcut key is used to make text all capital? MS Word 2016 में टेक्स्ट को बड़े अक्षरों में लिखने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल शिफ्ट ए, कंट्रोल ऑल्ट सी, कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल शिफ्ट के, या फिर नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल शिफ्ट ए। सभी को कैप्स में कन्वर्ट करने के लिए, सपोज करिए आपने कुछ स्मॉल से लिखा और आपने जो स्मॉल से लिखा उसको आप कैपिटल करना चाहते हैं, तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट ए दबाइए। तो जो भी आपने स्मॉल में लिखा था, लोअर केस में लिखा था, वो अपर केस में हो जाएगा, यानी कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, out of the below mentioned scans which takes the maximum time to scan, नीचे दिए गए स्कैन में से किस स्कैन को स्कैन करने में सबसे अधिक समय लगता है? कई बार हम अपने कंप्यूटर को स्कैन करते हैं वायरस को डिटेक्ट करने के लिए, क्या प्रॉब्लम आ गई है इसको डिटेक्ट करने के लिए। तो कह रहा है किस तरीके के स्कैन में सबसे ज्यादा समय लगता है? फुल स्कैन, हॉल्ट स्कैन, कस्टम स्कैन, क्विक स्कैन, या नन ऑफ दीज? सबसे कम समय लगता है क्विक स्कैन के केस में और सबसे ज्यादा समय लगता है फुल स्कैन के केस में। जब हम पूरे कंप्यूटर को स्कैन करते हैं, सभी ड्राइव्स को स्कैन करते हैं, तो बहुत ज्यादा समय लगता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फुल स्कैन। नेक्स्ट, अर्ली कंप्यूटर्स यूज्ड डैश एंड वर लार्ज, sometime room size, and were found in business, universities और गवर्नमेंट। प्रारंभिक कंप्यूटर डैश का उपयोग करते थे और बड़े, कभी कभी कमरे के आकार के होते थे और व्यापार, विश्वविद्यालय या सरकार में पाए जाते थे। तो ऐसे कंप्यूटर्स को क्या कहते हैं? जो पहले के समय में यूज किए जाते थे। पहले के समय का मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी को बोला जा रहा है फर्स्ट जनरेशन में यूज होने वाली, और फर्स्ट जनरेशन में जो यूज होता था वो क्या है? वैक्यूम ट्यूब्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज, फिफ्थ जनरेशन में रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज। नेक्स्ट, What do we call a person who controls the computer? बहुत प्यारा क्वेश्चन। कंप्यूटर को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? सोचिए, लाइववेयर, प्रोग्रामर, एनालिस्ट, कंट्रोलर, या नन ऑफ दीज? इसका आंसर बहुत सारे कैंडिडेट्स गलत देकर आए थे। इसका आंसर होना क्या चाहिए था? लाइववेयर। जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, जैसे हम, जैसे आप, अगर कंप्यूटर पर बैठते हैं तो उसको पूरा कंट्रोल करते हैं, तो ये किस कैटेगरी में आएगा? लाइववेयर की कैटेगरी में आएगा। समझ में आ गया? तो जो भी पर्सन कंप्यूटर को कंट्रोल करेगा, उस पर काम करेगा, उसको क्या बोलेंगे गाइस? लाइववेयर बोलेंगे। प्रोग्रामर कौन होता है? जो प्रोग्राम लिखता है वो प्रोग्रामर है। एनालिस्ट कौन होता है? जो प्रोग्राम को एनालाइज करता है, जो सॉफ्टवेयर को एनालाइज करता है। कंट्रोलर कोई नहीं होता, तो ये तो गलत वर्ड है यहां पर। नेक्स्ट, विच वॉज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बिल्ट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II बाई द US? अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया पहला प्रोग्राम योग्य समान प्रयोजन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? फर्स्ट प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। तो हम जानते हैं कि अगर क्वेश्चन में कभी भी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर के बारे में पूछा जाएगा तो आंसर क्या होगा? इनियक होगा। द करेक्ट आंसर इज इनियक, जो कि पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर के नाम से फेमस है। वर्ल्ड वॉर II के दौरान इसको यूज किया गया अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम? निम्नलिखित में से कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? विंडोज 7, विंडोज 2000, यूनिक्स, आईओएस या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम? हम लोग जानते हैं कमांड का मतलब वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कमांड पर काम करे, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाए। और ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, डेवलप्ड बाय मिस्टर केन थॉमसन, दैट इज यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और यूनिक्स को एडवांस करके लाइनेक्स बनाया गया, जो सीयूआई और जीयूआई दोनों ही फीचर को सपोर्ट करता है। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो सीयूआई भी है और जीयूआई भी है, दैट इज कॉल्ड लाइनेक्स। लैपटॉप एंड डेस्कटॉप आर एग्जांपल ऑफ डैश कंप्यूटर्स। लैपटॉप और डेस्कटॉप डैश कंप्यूटर के उदाहरण हैं। सुपर, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो या फिर ऑल ऑफ दीज? बहुत आसान क्वेश्चन, हम जानते हैं लैपटॉप और डेस्कटॉप्स को माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में रखते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज माइक्रो कंप्यूटर। और इनको माइक्रो कंप्यूटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। तो जिनके अंदर भी माइक्रो प्रोसेसर लगा होगा उन्हें माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में रखेंगे, चाहे वो लैपटॉप हो, टैबलेट हो, डेस्कटॉप हो या स्मार्टफोन्स हो। क्लियर है? नेक्स्ट, व्हाट इज द पोर्ट नंबर फॉर एसएमटीपी? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए पोर्ट नंबर क्या है? हम लोग जानते हैं कि मेल को भेजने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज की जाती है वो एसएमटीपी है। द प्रोटोकॉल विच इज यूज्ड टू सेंड द मेल इज एसएमटीपी एंड द प्रोटोकॉल विच इज यूज्ड टू रिसीव द मेल, वो प्रोटोकॉल जो मेल को रिसीव करने के लिए यूज की जाती है वो POP3 है। और वो प्रोटोकॉल जो मल्टीमीडिया के लिए यूज की जाती है वो माइम है। तो यहां पर एसएमटीपी का पोर्ट नंबर क्या होगा? 25 होगा, दैट इज 25 पोर्ट नंबर। वेरी गुड। नेक्स्ट, डैश प्रोवाइड अ कनेक्शन ओरिएंटेड रिलायबल सर्विस फॉर सेंडिंग द मैसेजेस। डैश संदेश भेजने के लिए एक कनेक्शन उन्मुख विश्वसनीय सेवा प्रदान करता है। ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो कनेक्शन ओरिएंटेड है, जो वादा करती है कि डेटा लॉस नहीं होगा, जो एक्नॉलेजमेंट पर भरोसा रखती है? ऐसी प्रोटोकॉल जो कनेक्शन ओरिएंटेड है इसे बोलते हैं टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि एक्नॉलेजमेंट करती है, सिंक करती है डेटा को और डेटा को लॉस होने से बचाती है, दैट इज टीसीपी। कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, नॉन रिलायबल प्रोटोकॉल कौन सी है? यूडीपी है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। एफटीपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है अपलोडिंग और डाउनलोडिंग पर्पस से। नेक्स्ट, द लास्ट एड्रेस ऑफ आईपी एड्रेस रिप्रेजेंट। आईपी पते का अंतिम पता क्या दर्शाता है? हम लोग जानते हैं कि आईपी एड्रेस का जो लास्ट एड्रेस होता है वो 255 रिप्रेजेंट करता है, 255 को रिप्रेजेंट करता है कई बार, जो कि ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो लास्ट एड्रेस ऑफ द आईपी एड्रेस मींस ब्रॉडकास्ट एड्रेस। नेक्स्ट, which of the following layer of OSI model also called end-to-end layer? OSI मॉडल की निम्न में से किस परत को एंड टू एंड लेयर भी कहा जाता है? सोचिए, OSI मॉडल किसने डेवलप किया? ISO के द्वारा। OSI मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं? 7 लेयर्स होती हैं। OSI मॉडल से पहले कौन सा मॉडल आया? TCP/IP मॉडल आया, जिसमें 4 लेयर और बाद में 5 लेयर्स हुई। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एंड टू एंड लेयर को रिस्पॉन्सिबल कौन है? ऐसी कौन सी लेयर है जो एंड टू एंड कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करती है? ट्रांसपोर्ट लेयर। और ट्रांसपोर्ट लेयर 4th लेयर होती है। सो द करेक्ट आंसर इज लेयर 4, दैट इज ट्रांसपोर्ट लेयर फॉर एंड टू एंड कनेक्टिविटी। पहली लेयर फिजिकल लेयर, दूसरी डेटा लिंक, तीसरी नेटवर्क, 4th ट्रांसपोर्ट, 5th सेशन,
सिक्स्थ प्रेजेंटेशन और सेवेंथ हो गई एप्लीकेशन लेयर। तो याद रखिएगा, फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। सीक्वेंस आप एसटी नहीं दे पाएंगे, है ना। इस तरीके से आप याद भी रख सकते हैं, एपी आप एसटी नहीं दे पाएंगे। ठीक, नेक्स्ट, dash is located in the start and end of the central line in order to prevent data from bouncing around the network। नेटवर्क के चारों ओर डेटा को बाउंस होने से रोकने के लिए डैश सेंट्रल लाइन के प्रारंभ और अंत में स्थित है। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। थिंक। कह रहे हैं नेटवर्क में ये स्टार्टिंग में लगा होता है और एंड में लगा होता है। बस टोपोलॉजी के केस में ये स्टार्टिंग और एंड को रिप्रेजेंट करता है और इसे क्या बोलते हैं, टर्मिनेटर बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटर। तो बस टोपोलॉजी में जो केबल लगी होती है, इस केबल को बैकबोन केबल के नाम से जानते हैं, और केबल के पहले सिरे को टर्मिनेटर और लास्ट वाला जो पॉइंट है इसको एंड करने के लिए भी टर्मिनेटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, any device connected to a computer network is called। कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ी कोई भी डिवाइस क्या कहलाती है, कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ी डिवाइस, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, इन सभी डिवाइसेस को हम क्या बोल सकते हैं, नोड, क्लाइंट, सर्वर, या फिर ये सभी। आंसर है नोड। इन सभी को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग में कंप्यूटर से जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट होंगी उन्हें हम नोड्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि एक कंप्यूटर से कई कंप्यूटर भी कनेक्ट हो सकते हैं, एक कंप्यूटर से प्रिंटर, स्कैनर, कुछ भी कनेक्ट हो सकता है, एंड दैट इज कॉल्ड नोड। इन विच चैनल द डेटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट सेम टाइम। किस चैनल में डेटा दोनों दिशाओं में प्रवाहित हो सकता है लेकिन एक ही समय में नहीं। बताइए, दोनों में हो तो रहा है यानी डुप्लेक्स है, एक समय पर एक ही हो रहा है मतलब हाफ डुप्लेक्स। सो द करेक्ट आंसर इज हाफ डुप्लेक्स चैनल। जैसे वॉकी टॉकी, है ना, एक समय पर एक हो रहा है, रिसीव और सेंड दोनों होगा लेकिन एक समय पर एक, दैट इज half duplex channel। Next, what is the default subnet mask for a class B network? क्लास B नेटवर्क के लिए डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या है? सबनेट मास्क को 255 से रिप्रेजेंट करते हैं, 255 से। तो क्लास A में एक 255 होगा, क्लास B में 2 बार 255 होगा, क्लास C में 3 बार 255 होगा। तो इट मींस यहां पर करेक्ट आंसर होगा 2 बार 255। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन, क्योंकि बी का पूछा जा रहा था यहां पर। तो क्लास ए का जो सबनेट मास्क होगा वो क्या होगा, 255, और बाकी सब जगह 0। क्लास बी के केस में 2 बार 255, बाकी जगह 0। क्लास सी में 3 बार 255 और बाकी जगह 0। क्लियर है? वेरी गुड। The smallest unit of information about a record in a database is called। डेटाबेस में रिकॉर्ड के बारे में सूचना की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? कितना शानदार पेपर डिजाइन किया गया है, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन यहां पर दिए गए हैं। डेटाबेस की हायरार्की अगर आपको पता होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। रिकॉर्ड से छोटी वाली यूनिट क्या होती है? तो डेटाबेस की हायरार्की होती है बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड। तो फील्ड देन रिकॉर्ड, इसका मतलब रिकॉर्ड से पहले क्या आया, फील्ड। तो आंसर क्या होगा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ रिकॉर्ड इज कॉल्ड फील्ड। तो इसके लिए आपको कौन सी हायरार्की याद करनी है, ये वाली। सबसे पहले बिट, बिट को मिला के बना बाइट, बाइट के कलेक्शन से बना फील्ड, फील्ड के कलेक्शन से रिकॉर्ड, रिकॉर्ड का कलेक्शन फाइल, और फाइल का कलेक्शन डेटाबेस। वेरी गुड। नेक्स्ट,
की टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल इज कॉल्ड। सारणियों के बीच संबंध को दर्शाने वाली पूंजी क्या कहलाती है? उस की को क्या कहते हैं जो रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, कई सारी टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करती है? प्राइमरी की, सेकेंडरी की, फॉरेन की, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दी अबव? करेक्ट आंसर होगा फॉरेन की। अगर एक से ज्यादा टेबल की बात हो रही है डेटाबेस में तो हमेशा आंसर क्या होता है? फॉरेन की होता है। दैट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, if your computer rebooting itself then it is likely that, यदि आपका कंप्यूटर खुद को रीबूट कर रहा है तो इसकी संभावना है। कई बार आप देखते हैं कंप्यूटर चलते चलते अपने आप रीबूट हो जाता है, बंद होता है, फिर खुल जाता है, फिर बंद होता है, फिर खुल जाता है। तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी क्या है? वायरस है आपके कंप्यूटर में, इट डज नॉट हैव एनफ मेमोरी, आपके कंप्यूटर में मेमोरी सफिशिएंट नहीं है, देयर हैज बीन अ पावर सर्ज, जो पावर की सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं मिल रही, ऑल ऑफ दीज, ये सभी, या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर है वायरस की पॉसिबिलिटी है। अपने आप बार बार रीबूट होने का मतलब कि कुछ गड़बड़ है, और ये गड़बड़ क्या है? वायरस आ चुका है, तो इट हैज अ वायरस, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। नेक्स्ट, डैश इज अनदर स्कैम where a fraudster install malicious code on a PC और सर्वर। डैश एक और घोटाला है जहां एक जालसाज व्यक्तिगत कंप्यूटर या सर्वर पर दुर्भावनापूर्ण कोड स्थापित करता है। यानी एक गलत कोड इंस्टॉल कर दिया जाता है कंप्यूटर में, एक गलत कोड बो दिया जाता है, एक गलत कोड डेवलप कर दिया जाता है। और हमने यहां पर क्या बोला? डेवलप करना कोड। इसका मतलब किसान भी तो यही करते हैं, खेत में जाते हैं, बीज डालते हैं, बीज से अलग अलग तरीके के डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के ट्रीज डेवलप हो जाते हैं। तो इसका मतलब यही एक तरीके की फार्मिंग है। तो यहां भी इसको क्या बोलते हैं? फार्मिंग बोलते हैं। और यहां पर जो बोया जा रहा है, यहां पर जो फसल काटी जा रही है, वो फसल है हैकिंग की, और गलत कोड को इंस्टॉल किया जा रहा है कंप्यूटर के अंदर हैकर के द्वारा, और दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड फार्मिंग। तो याद रखने वाली बात यह है कि कभी भी कोड के बारे में बात हो रही हो कि मैलिशियस कोड पर्सनल कंप्यूटर या सर्वर में इंस्टॉल किया जा रहा है, तो आंसर क्या होगा? फार्मिंग होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, विच इज एन एग्जाम्पल फॉर माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए कौन सा एक उदाहरण है? माइक्रो ब्लॉगिंग का मतलब एक ऐसी सोशल नेटवर्किंग साइट जहां पर कैरेक्टर्स की लिमिट है। माइक्रो मतलब लिमिट, ब्लॉग करने की लिमिट, और आप जानते हैं ये है ट्विटर, है ना? दैट इज कॉल्ड ट्विटर, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। नेक्स्ट, a way of storing your favorite sites on the internet is known as, इंटरनेट पर अपनी पसंदीदा साइटों को स्टोर करने के तरीके को क्या कहा जाता है? कोई भी हमें वेबसाइट अच्छी लगती है तो हम उसे क्या करते हैं? फेवरेट कर लेते हैं, या हम कह सकते हैं हम उस वेबसाइट को बुकमार्क कर लेते हैं कंट्रोल डी की मदद से। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा? दैट इज बुकमार्क। Next, which term describe email messages that are generally unwanted but do not fit the definition of spam? कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कौन सा ऐसा शब्द है जो ईमेल संदेशों का वर्णन करता है जो आमतौर पर अवांछित होते हैं, अनसॉलिसिटेड मेल, अनवांटेड मेल, लेकिन स्पैम की परिभाषा में फिट नहीं होते। हम लोग जानते हैं कि अनवांटेड मेल, अनसॉलिसिटेड मेल को स्पैम बोलते हैं, लेकिन क्या इनको स्पैम के अलावा भी कुछ बोला जा सकता है? बिल्कुल बोला जा सकता है, एंड दैट इज कॉल्ड ग्रे मेल। सो द करेक्ट आंसर इज ग्रे मेल। ग्रे मेल स्पैम होते हैं या नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। ये स्पैम भी हो सकते हैं,
ये प्रमोशनल मेल भी हो सकते हैं, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं गाइस, ग्रे मेल। नेक्स्ट, dash is the part of the world wide web that is not indexed by traditional search engine। डैश वर्ल्ड वाइड वेब का वह हिस्सा है जो पारंपरिक सर्च इंजन द्वारा अनुक्रमित नहीं किया जाता है। क्या होगा आंसर, डीप वेब, फ्लैमिंग, स्क्रीमिंग, हैकिंग या वीपीएन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जब भी हम इंटरनेट पर कुछ ढूंढते हैं और वो हमें नहीं मिलता, क्या ऐसा कभी होता है, अक्सर नहीं होता, क्योंकि जो भी हम ढूंढते हैं वो हमें मिल जाता है, लेकिन कुछ छुपा हुआ हिस्सा भी होता है जिसे डीप वेब बोलते हैं। हमने ढूंढा और वो नहीं मिला, ऐसी चीजों की इंडेक्सिंग नहीं की जाती जिसे डीप वेब बोलते हैं। जैसे गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स, जैसे हमारा बैंक अकाउंट या आपका बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट है, अगर ये हम सर्च करेंगे कि रोहित, सुनील, मयंक, खुशबू, इनके अकाउंट में कितना रुपया पड़ा हुआ है, तो ये गूगल हमें नहीं बताएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डीप वेब का हिस्सा है। लॉगिन करेगा इंसान और उसे खुद को पता चलेगा कि वो कितना है। तो जहां पर लॉगिन्स की रिक्वायरमेंट होती है, हिडन आइटम है, कॉन्फिडेंशियल आइटम है, सरकारी रिकॉर्ड्स हैं, ऐसी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, डीप वेब बोलते हैं। सरफेस वेब क्या होता है, जो हमें गूगल पर सर्च करने पर मिल जाता है, सरफेस वेब है। डीप वेब क्या है, जो ढूंढा और नहीं मिला। डार्क वेब क्या है, इलीगल, जैसे पोर्नोग्राफी, ये सब क्या है, डार्क वेब है। मैलवेयर, ये क्या है, डार्क वेब है। जो गलत दुनिया है, जो इलीगल दुनिया है ना, दैट इज कॉल्ड डार्क वेब। समझ में आया, वेरी गुड। नेक्स्ट, the portion of an operating system that is responsible for interacting with the hardware is called, OS का वह भाग जो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए जिम्मेदार होता है, उसे क्या बोलते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो इंटरेक्ट करता है उसे रूट कहेंगे, शेल कहेंगे, कर्नल, रजिस्ट्री या फर्मवेयर। बिल्कुल सही, इसका करेक्ट आंसर होगा कर्नल। जो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करेगा दैट इज कॉल्ड कर्नल। आप देख सकते हैं सीपीयू, मेमोरी या डिवाइसेस, ये हार्डवेयर है और इनके साथ कर्नल इंटरेक्ट करता है। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड इन विंडोज 10 टू ओपन द इमोजी पैनल। विंडोज 10 या विंडोज 11 में भी इमोजी पैनल खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो क्या आप जानते हैं कि हमारे विंडोज में राइट हैंड साइड में एक इमोजी का पैनल भी होता है। ट्राई करिएगा अपने कंप्यूटर में, और इसको ओपन करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो कौन सी है बताइए। विंडोज के साथ सेमी कॉलन, विंडोज प्रिंट स्क्रीन, विंडोज शिफ्ट एस, विंडोज की ई या विंडोज की आई। बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा विंडोज के साथ सेमी कॉलन या विंडोज के साथ कॉलन, दोनों कह सकते हैं। इसका यूज किया जाता है क्या ओपन करने के लिए, इमोजी वाले पैनल को ओपन करने के लिए। ये देखिए, जैसे ही आप विंडोज के साथ सेमी कॉलन प्रेस करते हैं तो राइट हैंड साइड में इमोजीज का पैनल आपका ओपन हो जाएगा, फिर आप इमोजीज लगा सकते हैं। क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड इन विंडोज 10 टू ओपन द एक्शन सेंटर। विंडोज 10 में एक्शन सेंटर खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। एक्शन सेंटर या नोटिफिकेशन एरिया भी बोल सकते हैं। राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ जो आपको मिनिएचर आइकन्स दिखते हैं उन्हीं को बोलते हैं एक्शन सेंटर। पहले इसको नोटिफिकेशन एरिया के नाम से भी जानते थे। तो आप बताइए कि इसको ओपन कैसे करेंगे। विंडोज की सी, विंडोज एल, विंडोज की ए, विंडोज की के साथ आई या विंडोज की के साथ डी। करेक्ट आंसर है विंडोज प्लस ए दबाएंगे तो आपका एक्शन सेंटर ओपन हो जाएगा। करके देखिएगा, विंडोज के साथ ए दबाइएगा
तो आपका ये जो एक्शन सेंटर है, जो नोटिफिकेशन एरिया वाला पोर्शन है, ये ओपन हो जाएगा। फिर वॉल्यूम को आप कंट्रोल कर पाएंगे अपने आप से, है ना। वहां पे सेटिंग्स का ऑप्शन भी आपको दिखाई देगा, कई सारे आप चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी कीज आर देयर इन न्यूमेरिक कीपैड? न्यूमेरिक कीपैड में कितनी कुंजियां होती हैं? 10, 15, 19, 21 या 17? तो न्यूमेरिक कीपैड में 17 कीज होती है। सो द करेक्ट आंसर इज 17। आप काउंट कर सकते हैं। लेकिन एप्पल के कंप्यूटर्स में यहां पर आपको एक की एक्स्ट्रा मिलती है, 18 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में दिया हो हाउ मेनी कीज आर देयर इन एप्पल न्यूमेरिक कीपैड, तो आंसर होगा 18। कुछ भी मेंशन नहीं होगा, नॉर्मल दिया होगा, नॉर्मल कितनी, तो 17। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40 गाइस, इन एक्सेल हाउ मेनी कैरेक्टर्स कैन बी टाइप्ड इन अ सिंगल सेल? एक्सेल में बहुत सारी सेल्स होती हैं जो रोज और कॉलम्स के कॉम्बिनेशन से बनी होती है। सेल, एक्सेल में एक सेल में कितने अक्षर टाइप किए जा सकते हैं? मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स? 3 to 7, 6, 7 कैरेक्टर्स। बहुत बढ़िया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज द राइट। तो आउट ऑफ 40 आपने कितना स्कोर किया, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आपको लेवल कैसा लगा, जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए इनका लेवल आपको किस तरीके का फील हुआ। डुएबल क्वेश्चंस थे कि प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट आपको यहां पर लगी? ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, आज का क्वेश्चन होमवर्क का, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मार्जिन इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट? बहुत प्यारा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड दस्तावेज में मार्जिन का प्रकार नहीं है? राइट, टॉप, सेंटर, लेफ्ट या नन ऑफ दिस? तो कौन से तरीके की मार्जिन नहीं होती एमएस वर्ड में, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर आपको पता होगा। साथ ही साथ अगर आपको लग रहा है कि एक बार कंप्यूटर को बढ़िया तरीके से पढ़ लिया जाए, और बिल्कुल ये जरूरी भी है, क्योंकि कंप्यूटर एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर यहां पर आप स्कोर कर ले गए और किसी दूसरे सब्जेक्ट में आपका कम स्कोर भी आया, तो आप मैनेज कर पाएंगे इजिली। तो गेम चेंजर हो जाएगा आपके लिए कंप्यूटर। तो यहां पर 40 में से 40 अगर आपको स्कोर करना है और बिल्कुल कर पाएंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ी सी मेहनत, थोड़े से क्वेश्चंस को देखना, थोड़े से कॉन्सेप्ट को समझना, तो कम मेहनत में ज्यादा स्कोर करने वाला अगर कोई सब्जेक्ट है तो वो यही है। कोर्स से जुड़ने के लिए अरोड़ा एजुकेटर ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही साथ अगर बैच से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। थैंक यू वेरी मच।